आज हमारे साथ लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी जुड़े हैं। इस समय देश में चुनावी माहौल है। बंगाल हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, हर तरफ चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि भारत में चुनाव एक उत्सव का माहौल ले लेता है। ऐसे में अनंत जी की दो पुस्तकें, एक तो पहले आ चुकी थी, मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, और दूसरा अमेठी संग्राम। दोनों का अगर आप टोन देखेंगे तो चुनाव प्रतिध्वनित होता है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों में कुछ समानताएं हैं, और समानता ये है कि दोनों पुस्तकों का बंगाल कहीं ना कहीं केंद्र है। एक की जो नायिका है स्मृति ईरानी, उनकी माताजी बंगाल से हैं, और दूसरे जो पुस्तक है मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, उसकी शुरुआती कोलकाता से होती है। तो दोनों में बंगाल कहीं ना कहीं है। दूसरा, दोनों ही पुस्तकें अधिनायकवाद पे चोट करती है। एक जो मार्क्सवाद का अर्ध सत्य है, वो जो मार्क्सवाद के नाम पर यहाँ अधिनायकत्व है, एक पूरी तरह से छद्म सेकुलरिज्म है, उस सब पे चोट करती है। और दूसरी तरफ अमेठी संग्राम जो है, एक ऐसे परिवार को जिसने लोकतंत्र को एक तरह से बंधक बना रखा था, लोकतंत्र का मतलब परिवार तंत्र था, उस पर प्रहार करती है। तो इसलिए मुझे लगा कि इतने बड़े लेखक जिनके दो पुस्तकें जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव को बहुत अच्छे से परिभाषित करती है, हालांकि पहले लिखी गई है, उनको जो है आमंत्रित किया जाए। और आज अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। अनंत भाई साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी। इंडिया स्पीक्स डेली के कार्यक्रम में मंच पर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि बातचीत अच्छी रहेगी, रोचक रहेगी, दिलचस्प रहेगी। धन्यवाद। आनंद भाई साहब, मैं भाई साहब इसलिए कहूंगा कि मेरे सीनियर थे दैनिक जागरण में, तो भाई साहब ही ठीक रहेगा, और एसोसिएट एडिटर है दैनिक जागरण में। भाई साहब, आज एक जो है, एक जो कहिए कि गुप्त चैट जो है वो आज वायरल हुआ है, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज आई है कि ये देश अब तक तुष्टीकरण के रास्ते चल रहा था। आपने मार्क्सवाद के अर्ध सत्य में इसकी शुरुआत ही की है कि कोलकाता के एक मस्जिद के शाही इमाम बरकती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया था। तो कहीं ना कहीं आज जो हो रहा है, आपने बहुत पहले इस पुस्तक में प्रतिध्वनित की है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या इस चुनाव के बाद बंगाल उस छद्म सेकुलरिज्म से उबर पाएगा? संदीप जी, हमें प्रशांत किशोर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया, भले ही जाने अनजाने किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि उसी बातचीत में वो एक जगह ये पूछते हैं कि क्या ये पब्लिक है, तो इससे संदेह होता है कि शायद उनको ये भ्रम था कि ये प्राइवेट बातचीत है, इसलिए लोग जिसको कहते हैं निजी बातचीत में शायद सच बोलते हैं ज्यादा, और उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया। बल्कि ये तो ममता बनर्जी के इस वक्त के मुख्य रणनीतिकार ने इस बात को स्वीकार किया सार्वजनिक रूप से कि अब तक बंगाल में सारे विमर्शों का केंद्र मुसलमान होते थे, सारी राजनीति के केंद्र में मुसलमान होते थे। और जितनी भी तरह की, चाहे उन्होंने कहा है कि चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे लेफ्ट रही हो, चाहे ममता रही हो, सब ये सोचते थे कि मुसलमानों के 27, 28, 30% वोट अगर उनको मिल गए तो उनकी सरकार बन जाएगी। इसलिए सारी चीजें 27-28% को लेके बनाई जाती थी। इस चक्कर में 70% अनदेखा रह जाता था, या उसकी ओर ध्यान, मैं इससे इन्फ्रेंस निकाल रहा हूं कि उस पर, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और ये सच भी है। मार्क्सवाद के अर्धसत्य के पहले अध्याय में मैंने बरकती की बात की है। बरकती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक फतवा जारी किया था, और जहां से वो बैठ के फतवा जारी कर रहे थे, जिस मंच से, उस मंच के पीछे जो बैनर लगा था उसमें ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी हो रहा है और प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की तस्वीर पीछे लगा के जारी किया जा रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है। और मैंने इसको अपनी किताब में, और ये मार्क्सवाद का अर्धसत्य जो ये किताब है, इसमें कहीं ना कहीं हर जगह सेलेक्टिव चुप्पी, जो तथाकथित खुद को सेकुलर, या जो खुद को निष्पक्ष, या जो खुद को मतलब पत्रकारिता की क्या कहते हैं उसको, मैंने आज सुबह सोचा था लिखूंगा, लेकिन मैं अपनी व्यस्तताओं में रह गया। नहीं तो
पत्रकारिता में नैतिकता की मीनार पर खड़े होकर जो बांग लगाते हैं नैतिकता की, उनका स्वांग आज सामने आ गया। उनका स्वांग इस वजह से सामने आ गया कि उन्हीं के लोगों ने उसको जारी कर दिया, अन्यथा मार्क्सवाद के अर्ध सत्य में तो मैं उनको 2019 में बेनकाब कर चुका हूं। वही मैंने कहा कि, और आपने बहुत सारी चीजों को जो बेनकाब किया वो अब दिख रहा है। जैसे प्रशांत किशोर एक और बात कहते हैं कि 1 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं, और आप देखेंगे कि ममता बनर्जी लगातार, गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अथवा यूपी बिहार के लोग हो, उसको हमेशा वो बाहरी कहती हैं। जो हिंदी भाषा बोलते हैं उनको बाहरी कहते हैं। आपने मार्क्सवाद के अर्थशास्त्र में लिखा है कि संकट संस्कृति और भाषा पर भी कम नहीं है। तो ये आपने उस वक्त इंगित किया था कि भाषा की जो संस्कृति और भाषा का जो ये संकट है वो कम नहीं है, और ये ममता बनर्जी ने हमला करके और प्रशांत किशोर ने एक उस माइंडसेट को दर्शाया कि आज भी भाषा को लेकर बहुत सारा विभेद पॉलिटिशियंस में बना हुआ है। तो और आपने कई बार ये मैं देखता हूं ट्विटर पे आपका विमर्श भी होता है उर्दू और हिंदी को लेकर। तो उस भाषा की राजनीति भी मैं चाहता हूं आप समझाएं, जो इस देश में ऐसा चल रहा है कि जो स्ट्रेटजिस्ट है या फिर जो सीएम ममता बनर्जी है वो भाषा को लेकर सोचती है और उस हिसाब से वोट बैंक को अपना जो है उस तरह से जस्टिफाई करती है। देखिए, भाषा के नाम पर राजनीति इस देश में नेहरू के जमाने से चल रही है। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हुई है संदीप जी, मैं आपको बताऊं कि आज भले ही बंगाल में लोग हिंदी का विरोध कर रहे हो, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात भूदेव मुखर्जी से लेके बंगाल के जितने बड़े नेता, सुनीति कुमार चटर्जी से लेके सब लोग कहीं ना कहीं किसी समय में, और भूदेव बाबू ने तो बिहार में कचहरियों में हिंदी को के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया कि आज भी आपको बताऊं, बहुत मतलब आपके मंच पर ये मैं बात बता रहा हूं कि बिहार में आज भी 10वीं में जो गैर हिंदी भाषी सबसे ज्यादा हिंदी में मार्क्स लेके आता है, उनको भूदेव मुखोपाध्याय के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, बिहार सरकार देती है। 10वीं में जो गैर हिंदी भाषी का छात्र पुरस्कार सबसे ज्यादा अंक लेकर आता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये भूदेव मुखोपाध्याय को हिंदी भाषियों की श्रद्धांजलि है, उनको याद करने का, उनके ऋण उतारने का एक तरीका है। तो भारत में ऐसा नहीं था कि हम भारतीय भाषाओं के बीच में कोई विभेद था, लेकिन 1965 में जब वो कार्यकाल समाप्त हो रहा था कि हिंदी को सिंहासन पर बैठाना था राष्ट्रभाषा के और अंग्रेजी को च्युत करना था वहां से, उसी समय ये पूरी राजनीति शुरू हुई। और अंग्रेजी दान लोग जो नेता थे, और नेहरू जी उसमें खास तौर पर थे, वो हिंदी के पता नहीं क्यों विरोधी थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये एक अध्यादेश उस समय जारी करके मतलब हिंदी का और हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी का कार्यकाल बढ़ा दिया उन्हें। तो मुझे लगता है कि जो भाषा की राजनीति 1965 से शुरू हुई, उसके बाद भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन शुरू हो गया, जो बिल्कुल उचित नहीं था। लोगों, ठीक है, अरे भारत तो एक है, मैं लोग असल में क्या है कि भारत को लोग विभिन्न संस्कृतियों का देश कह के उसकी बात करने लग जाते हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि भारत की संस्कृति एक है जहां हम विभिन्नता का उत्सव मनाते हैं। एक संस्कृति को आपने भाषा के आधार पर, आपने कला के आधार पर, मतलब भारतीय कला कहने में लोगों को परहेज होता है। आप देखिए कोई राजस्थानी चित्रकला, हिमाचली चित्रकथा, उतने से भी मन नहीं बढ़ा तो कांगड़ा शैली की चित्रकला, और इतने छोटे लेवल तक बांटने की कोशिश की। क्या हम समग्रता में उसको भारतीय कला नहीं कह सकते थे? लेकिन जब से इस देश में मार्क्सवाद का बोलबाला हुआ और बढ़ा, तो उसने लोगों को बांटने का काम किया। और आप देखिए हिंदी की पैरोकारी तो वीर सावरकर से लेके तिलक से लेके सब लोग करते हैं। दिनकर जी ने अपनी किताब में सावरकर के बारे में लिखा है कि किस तरह से जब वो इंग्लैंड में रहते थे तो उन्होंने कहा हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा हो सकती है जो पूरे भारत को जोड़ सकती है। तो अखंड भारत की परिकल्पना के साथ हिंदी ही चल रही थी, लिहाजा हिंदी को लेके। लेकिन अब क्या किया गया, जो गैर हिंदी भाषी लोग कुछ थे, उनको लगा कि अरे हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। राजा जी 1937 तक हिंदी के पक्ष में रहते हैं, 1937 के बाद जब राजनीति बदलती है तो वो हिंदी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हिंदी को फाड़ के फेंक देना चाहिए। तो इसको समझने की जरूरत है। दरअसल ये
भाषा हमेशा से भावनात्मक मुद्दा रहा है। भाषा की राजनीति करके दरअसल वो वोट की राजनीति करते हैं, और यही काम असम में हो रहा है, यही काम इस वक्त बंगला में हो रहा है, मतलब बंगाल में हो रहा है। बंगला के लोग सबसे ज्यादा, और जब वो कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बाहरी हैं, तो क्या मतलब गुजरात के भी अगर हैं तो क्या गुजरात बाहर से भारत से बाहर है? जब स्मृति ईरानी को मैंने ये किताब जब मैं लिख रहा था अमेठी संग्राम, तो मुझे ये पता चला कि स्मृति ईरानी को कहा गया वो तो बाहरी उम्मीदवार हैं। तो स्मृति ईरानी ने पलट के पूछा था, हाँ सोनिया गांधी तो अमेठी में ही पैदा हुई थी। बिल्कुल तो सही बात। क्योंकि उनके अंदर, स्मृति ईरानी के अंदर एक प्रति उत्पन्न मतित्व का तत्व इतना अधिक है कि वो जवाब दे देती हैं। वो मुझे लगता है कि ये बाहरी, और जब बाहरी किसी को आप कहते हैं ना, उसी समय आप एक विभाजक रेखा डालते हैं। भाई क्या क्या भारतीय संविधान गुजरात के लोगों को या बिहार के लोगों को बंगाल में जाकर चुनाव लड़ने के लिए बाहरी मानता है? अगर भारतीय संविधान ऐसा मानता है तो हमें मतलब सोनिया जी के बारे में भी विचार करना चाहिए था उस समय। उस समय तो आपके मानदंड दूसरे हो जाते थे, और अब मानदंड दूसरे हो जाते। तो कृपा करके भाषा के आधार पर और राज्यों के आधार पर देश को बांटने का उपक्रम मत करिए। ये कम्यून नहीं है जहां आपका हेड ऑफिस कहीं एक जगह है और अलग अलग राज्यों में आपकी पार्टियां होती हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी है, बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी है। क्योंकि हेड ऑफिस एक जगह है, ब्रांच ऑफिस यहाँ सब जगह अलग अलग है।